हाँ जी, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आशा से बिल्कुल आशातीत आपका पेपर हुआ है, बिल्कुल आशा से परे, मतलब बिल्कुल फेबुलस जो कह सकते हैं, जिसको मार्वेलस जिसको कह सकते हैं, बिल्कुल इजी सा अच्छा सा पेपर आया। और मैंने जो आपको बताए, आप जरूर, आप मेरे जितने भी वीडियो देखोगे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि कितने क्वेश्चन उसमें 99% क्वेश्चन उसमें से मिले हैं। तो हम आशा करती हूँ कि सबका ही अच्छा पेपर होगा, आशातीत पेपर आज हुआ होगा आप सभी का। तो फटाफट से आप लोग रीचेक कर लीजिए, मैं आपको पेपर के पर ले चलती हूँ। आज का जो पेपर है, सभी बच्चे खुश हो रहे होंगे कि हाँ भाई पेपर तो बहुत अच्छा है। देखते हैं हम, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। खूब मैंने क्लास में अलग अलग के बताया आपको कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, सकर्मक और अकर्मक। बताया है कई बार, सकर्मक और अकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अगर यहाँ संरचना आ जाता तो बताया था 5 प्रकार होते हैं। फिर है निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है। हम देख रहे हैं क्रिया, गति, काल, ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम कौन सा है, वह है ना, वह सर्वनाम है। राइट आंसर होगा ए। उसके बाद है अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ। अमीरुद्दीन कौन थे, हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब थे, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव में हुआ था। आपको बताया था नरकट नाम की रीढ़ भी वहां पर मिलती है, डुमराव में हुआ। उसके बाद है बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे, आपको पता ही है, ये मैंने क्लास में पिछली क्लास में बताया हुआ है आपको कि वो साहब के द्वार पर मठ पर जाते और सारा अपना जो भी खेती बाड़ी होती उसको वहां पर ले जाते, उनको दान कर देते थे, और उनको जो दान में मिलता प्रसाद रूप में जो मिलता उसको लेकर आते थे। और ये साहब कौन थे, हमारे कबीर थे। बिल्कुल सब बच्चे इतने खुश, एक भी किसी का आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल सही। अगर किसी का कोई गलत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, यहाँ तक बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, नेताजी का पाठ की विधा। कल के वीडियो में आप खोल के देख सकते हो कि मैंने आपको यही बताया है, यही क्वेश्चन पूछा था, और उसमें बताया भी था कि आपके जो चैप्टर्स हैं उनकी सबकी विधाएं याद कर लेना, साहित्यिक विधा। और नेताजी का चश्मा पाठ की साहित्यिक विधा कौन सी है, कहानी है। उसके बाद है एक कहानी यह भी लेखक का नाम, एक कहानी यह भी पाठ के लेखक जो थे, लेखिका थी इसकी, और वो कौन थी, मनु भंडारी थी। कौन थी, मनु भंडारी, बिल्कुल राइट आंसर। उसके बाद है आपका अगले प्रश्न पर चलते हैं। परशुराम आपे से बाहर क्यों हो गए थे। आपे से बाहर यानी गुस्से से बाहर हो गए थे, क्यों हो गए थे, शिव धनुष को खंडित देखकर, अकारण ही राजा जनक को देखकर, राम के मोहन को रूप को देखकर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। आंसर क्या होगा, शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम जी बड़ा गुस्सा हो गए थे। उत्साह कविता में कवि ने संबोधित किया है। कल ही मैंने आपको बताया है, उत्साह कविता की मूल संवेदना बताई थी मैंने आपको, उसमें मैंने बताया था कि वो किसको संबोधित कर रहा है, बादल को। आप पिछला वीडियो उठा के देखोगे, सारे आंसर बिल्कुल एज इट इज आपको वहां पर क्वेश्चन मिले हैं। सूरदास के काव्य में किस भाषा का प्रयोग, कल मैंने तुलसीदास की भी बताई थी, सूरदास की भी बताई थी कि तुलसीदास की तो कौन सी है, अवधि और ब्रज है, लेकिन सूरदास की भाषा कौन सी है, अवधि, ओनली ब्रज भाषा है ना। तुलसीदास की पूछते तो अवधि और ब्रज थी, लेकिन सूरदास की कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा है, जिसमें उन्होंने अपना भ्रमर गीत लिखा। फिर है मधुर गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। उपयुक्त पंक्तियों में कहानी कौन कह रहा है, कौन कह रहा है अपनी, मधु को। मधु का मतलब क्या होता है, भौंगा। मधु का मतलब क्या होता है, भौंगा। भौंगा इसका पर्यायवाची है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी का वैसे कोई लिंक नहीं है, चिड़िया का भी नहीं है, पुष्प का भी नहीं है, तो भौंगा अपनी कहानी कह रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। भोलानाथ का असली नाम, ये तो मैंने कई बार पूछा है आपसे, वीडियो में बताया है, क्या नाम था उनका, तारकेश्वर नाथ उनका असली नाम था। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम, अज्ञे। मैंने इसमें उल्टा आपको क्वेश्चन दे दिया था कि अज्ञे के लेखक, अज्ञे का जो अध्याय है उसका क्या नाम है जो आपके पाठ में शामिल है, वहां पर लिखा था मैं क्यों लिखता हूँ, मैं किस लिए लिखता हूँ, मैं कहाँ लिखता हूँ, मैं कब लिखता हूँ, और एक मैं क्यों लिखता हूँ। ऐसे मैंने आपको ये उल्टा क्वेश्चन दिया था, और ये अब जो है कि ऐसा सीधा होकर इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। फिर है नेताजी, हाँ ये तो हो गया अपना। आगे का प्रश्न है, चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल आपके उम्मीद करती हूं कि आपके यहाँ 12 प्रश्न तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं
सही होना चाहिए, सारे सही होंगे। मतलब 12 प्रश्न तक आपके जो कोई भी आंसर ऐसा नहीं है जो आपके गलत हो, सारे के सारे इसमें 12 के 12 नंबर आपको मिलने चाहिए। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं हम फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। चलो इसमें भी देखो, कल ही मैंने बताया स्वर संधि के 5 प्रकार मैंने बताए, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, है ना। ये सारी संधियां मैंने कल ही बताई थी। और स्वर संधि कितने प्रकार की? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। बिल्कुल क्वेश्चन वहां पे ऐसा का ऐसा छपा है, यथाशक्ति, कई बार पूछा हुआ यथाशक्ति। पहला वर्ग उसमें उपसर्ग होगा, अव्यय होगा, इसका मतलब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, बिल्कुल अव्ययी भाव समास होगा इसके अंतर्गत। विदेश शब्द में उपसर्ग, ये तो सीधा सा है, देश इसमें मूल शब्द है और वी क्या है? इसमें उपसर्ग है। क्या है? वी उपसर्ग है। फिर है वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप तोल। अब नाप तोल ये सब आ गए तो कौन सा होगा? परिमाणवाचक। कल मैंने आपको बताए थे कि सारे जो विशेषण है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें परिमाण के 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। और संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित में अनिश्चित, और गुणवाचक और संकेतवाचक। 4 मैंने बताए थे। यहाँ पर आंसर आएगा परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं। बिल्कुल। पालन शब्द में प्रत्यय, देखो पालनहार में प्रत्यय कहां लगते हैं? अंत में लगते हैं, पीछे लगते हैं। तो यहाँ पालन मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा है? हार। हार प्रत्यय इसमें है। और वो प्रत्यय कौन सा आया है? जो अव्यय की तरह, मतलब प्रयुक्त जो प्रत्यय है एक तरह से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हार प्रत्यय यहाँ पर आएगा। तद्धित प्रत्यय में से आया है, तद्धित प्रत्यय का ये उदाहरण है। अब आगे चलते हैं गद्यांश का। तो गद्यांश तो आपने अच्छा किया ही होगा, ऋतुओं पे है, ऋतु के साथ त्योहार का समावेश किया गया। भारत में हर 2 महीने बाद ऋतु परिवर्तन होता है। कल मैंने ऋतुओं का आपको निबंध भी बताया था, षड ऋतुओं का महत्व पे निबंध बताया था, और उसमें से यहाँ पर आपके आ गया है पैसेज आ गया है। इतना आसान सा पैसेज जिसको आपने अच्छे से कर दिया है। गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? ऋतुओं का महत्व, है ना। सारी ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि वर्षा ऋतु में क्या होता है, वसंत का त्योहार, वसंत में क्या होता है, ये सारे इसमें बताए गए हैं। रक्षाबंधन का त्योहार आता है, ऋतु परिवर्तन होता है, वसंत के त्योहार में उद्यान उपवन होते हैं, पीले सरसों के फूल, लाल टेसू के फूल छटा आकर्ष नहीं करेगी, वर्षा ऋतु भी कम मनमोहक होती है। देखो इन सब में ये त्योहार वगैरह बता दिए गए हैं। तो ऋतुओं का महत्व इसका शीर्षक आ जाएगा। फिर है भारत में ऋतु परिवर्तन कब होता है? हर 2 महीने में होता है, बताई दिया है। वर्षा ऋतु में कौन कौन से त्योहार आते हैं, ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं आपके। इसमें तीज, नाग पंचमी, रक्षाबंधन के त्योहार आते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार किसका प्रतीक है? भाई बहन के किस, यहाँ पे लिखा हुआ होगा इसमें वर्षा ऋतु का त्योहार। ये रहा भाई बहन जो है प्रेम का प्रतीक है। बिल्कुल ये आंसर इसमें आ जाएगा। तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? यहाँ आराम से इसमें दिया हुआ है कि तीज का त्योहार वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। ये रहा वर्षा की रिमझिम में तीज का त्योहार नारी मन को उद्वेलित किया मिल सकता है, तो वर्षा ऋतु में तीज का त्योहार मनाया जाता है। फिर है दुर्भाग्य का विपरीतार्थक शब्द इसमें से छांटना है। तो दुर्भाग्य का साफ साफ दिख रहा है, क्या होगा इसका आंसर? सौभाग्य। क्या होगा इसका आंसर? सौभाग्य। बिल्कुल सही होगा सबका, इतना आसान सा आया है आपके। उसके बाद है अपने गद्यांश को पढ़ते पुस्तिका में लिखा, तोड़ो तोड़ तोड़ो ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने, सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। अब यहाँ पर देखो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर किसकी बात? तोड़ने की बात कर रही है, झूठे बंधनों को तोड़ने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर हम इसका क्या बता रहे हैं हमें कि अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसे आधे आधे व्यापी कैसे ऊब है, आधे आधे गाने। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चट्टानों पत्थर को तोड़ने की बात हो रही है। तो आप शीर्षक क्या लिख सकते हैं? या तो लिख सकते हो धरती को जानो, इसका शीर्षक हो सकता है धरती को जानो, इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। फिर है कवि क्या तोड़ने की बात कर रहा है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है
कि ये झूठे बंधन जो है, ये पत्थर की जो चट्टाने हैं उनकी बात तोड़ने को कर, झूठे बंधन और बंधन रूपी जो पत्थर की चट्टानों रूपी जो झूठे बंधन है उनको तोड़ने की बात यहाँ कवि कर रहा है। कवि पत्थर और चट्टाने की तोड़ने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कवि को पता है कि पत्थर और चट्टाने तोड़ने की बात क्यों कहता है? क्योंकि उसको पता है कि ये पत्थर और मतलब निष्क्रियता का प्रतीक है पत्थर और चट्टान, तो उनको तोड़ने की, कि ये जो निष्क्रिय व्यक्ति है, अगर आप उन ऐसे 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 जो दकिया जैसी सोच वाले व्यक्ति है, अगर आप उनको पीछे छोड़ दोगे या उनके ऊपर आप हावी हो जाओगे तो आप जीवन में बहुत कुछ आगे कर सकते हो। इसलिए वो उनकी बात कर रहा है, उनको तोड़ने की। ये निष्क्रियता का प्रतीक है यहाँ पर पत्थर और चट्टाने। अपने मन के मैदानों पर क्या व्याप्त है? तो यहाँ पर क्या दिया है? अपने मन के मैदानों पर व्याप्त कैसे ऊब है, तो मन के मैदानों पर कवि के अनुसार ऊब व्याप्त है। तो यहाँ पर इसका क्या व्याप्त है? ऊब व्याप्त है। धरती को हम कब जानेंगे? धरती को हम तब जानेंगे जब हम उससे रस लेंगे, उसकी उगती हुई धूप को हम देखेंगे। तो हम ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने, जब हमारी धरती पर जो ये झूठे बंधन है वो माया के बंधन है जो लोगों ने बांध रखे हैं, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हम धरती को जान पाएंगे। तो इस तरह से इसमें बता सकते हैं हम। रेखांकित पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित पंक्ति क्या है? सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है। कवि ने यहाँ पर क्या कहा है कि कवि ने कहा है कि उन्होंने सुना है, दुनिया में सुना हुआ है कि मिट्टी में रस है, मिट्टी में ही रस है, क्योंकि इस मिट्टी में ही तो हम जन्मे हैं और इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। और ये मिट्टी ही क्या है? जिससे उगती धूप है। धूप यानी जो ग्रीन ग्रास है वो उगती है। तो कवि कह रहा है कि जो ये मिट्टी में ही तो सारा रस है। मिट्टी अगर हमारे लिए सोना नहीं उगलेगी, अर्थात फसलें पैदा नहीं करेगी, तो हम भूखे मर जाएंगे, भूखमरी फैल जाएगी। इसलिए मिट्टी में ही क्या है? रस है। इस पंक्ति का यहाँ पर जिससे उगती दूब है, दूब का मतलब यहाँ पे धान से है, धन धान्य से है कि धरती सोना उगलती है तभी जो है हमारी इकोनॉमी की जो है अच्छी होती है। तो यहाँ पर मिट्टी में रस बताया गया है, क्योंकि धरती के माध्यम से ही हमें सब चीजों की प्राप्ति होती है। फिर है अगला प्रश्न है, हाँ अब प्रश्न आ गए हैं 40 शब्दों वाले। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन अद्भुत परंपरा है, यह परंपरा कौन सी है? नौबत खान ने विवादित पाठ के आधार पर बताए। तो आपको मैंने अच्छे से बता रखा है कि वहां पर एक परंपरा थी कि जो हनुमान जयंती होती थी उसके ऊपर वो बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित करते थे। तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। मनु भट्टाचार्य ने अपनी माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान, ये परसों वाले वीडियो में मैंने बता रखा है कि माँ को धरती से ज्यादा धैर्यवान सहनशील क्यों कहा है मनु भंडारी ने अपनी माँ को, क्योंकि उसकी माँ जो है अपने बच्चों की और साथ में अपने पति की सारी जो है उनकी ख्वाहिशें, उनकी जो डिमांड थी, उनकी मांगे थी, सारी पूरी करती थी। इसलिए उसकी माँ ने लेकिन उसने एक बात जरूर कही थी कि मेरी माँ जो है उसको मैं अपना आदर्श नहीं बना सकती हूँ, उनके लिए वो आदर्शहीन थी। लेकिन उसकी माँ में बहुत ज्यादा धीरज था। उसके पिताजी जितना भी गुस्सा होता अपनी पत्नी पर उतारते, फिर भी वो कुछ नहीं कहती, काफी सहनशील थी। बच्चे जो भी कहते, खाने पीने की डिमांड करते, किसी भी टाइम किसी भी चीज की डिमांड करते, वो हमेशा उनके लिए तैयार रहती थी, भले ही वो खुद के लिए कुछ ना करे। तो इसलिए इस पाठ में इसके बारे में बताया गया है। संगतकार कविता की मूल संवेदना, कल ही मैंने आपको बताया था कि बेटा मूल संवेदना जरूर आएगी। तो यहाँ पर मूल संवेदना क्या है कि संगतकार जो होता है वो मुख्य गायक का साथ देता है और वो सब कुछ मतलब उसको सब कुछ आते हुए भी वो उसके पीछे रहकर उसके साथ में जो है उसके गायन को आगे बढ़ाता है, ताकि उसका गायन लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत हो सके। और वो उस सबके सामने नहीं आता है। तो ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आप लिख सकते हो। उत्साह कविता में बादल, निराला ने बादल को किसका प्रतीक बताया है? किसका प्रतीक बताया है? क्रांति का प्रतीक बताया है ना? ये मैंने आपको बता रखा है, क्रांति का प्रतीक बताया है। आप इसको लिख सकते हो। भोलानाथ को खाना खिलाने के मैया क्या क्या उपक्रम करती थी? हाँ, क्या क्या उपक्रम करती थी? चिड़िया उड़, तोता उड़, है ना, जो आप भी बचपन में आपकी भी मैया आपके साथ करती थी कि वो छोटे पक्षियों के नाम ले लेके उनको उड़ाती थी, है ना, कि वो पक्षी आ जाएगा, नहीं तो जल्दी से तू खाना खा ले, एक निवाला खा ले। तो इस तरह से माँ उसको खिलाया करती थी। तो आप इसमें अच्छे से आंसर लिख के आए होंगे। उसके बाद है आज्ञा के अनुसार अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर? देख लो, यही क्वेश्चन आ गया है बताया हुआ। इसको मैंने स्टार लगा के बताया था आपको कि अनुभव अनुभूति में क्या अंतर है। मैंने बताया था कि किसी चीज के लिए हमें कोई बताए कि भाई वहां पर ऐसी ऐसी बात हुई है तो हम उस चीज को अनुभव कह सकते हैं। लेकिन अनुभूति कब होगी? जब हम उसको साक्षात देखते हैं और उसकी कल्पना हम करते हैं। अनुभव और अनुभूति में अंतर बताया कि जब हम कल्पना करते हैं तो वो क्या होती है? हमें अनुभूति। जैसा कि लेखक ने जब सुना, उसने हॉस्पिटल में सब देखा तो उसको अनुभव हुआ। लेकिन जब उन्होंने हिरोशिमा में जाकर, कहां पर,
किसके सामने, जब वहां पर वो पत्थर पर एक मूर्ति, उसको छपी हुई आकृति को देखा ना, पत्थर पर एक मानव की आकृति छपी हुई, तो उसको अनुभूति हुई और फिर उसने रेलगाड़ी में बैठकर वो ये जो है पाठ लिखा था। तो इस तरह से अनुभव अनुभूति में अंतर बताया है। श्री गणेश करना, लो भाई श्री गणेश करना, आपको तो पेपर का श्री गणेश आपने अच्छा ही किया होगा, यानी कि आरंभ करना है ना, शुरू करना, तो आपने अच्छे से किया होगा इसका श्री गणेश करना, शुरुआत करना, आरंभ करना, इसका आंसर हो जाएगा। फिर है ये लो क्वेश्चन आ गया, हार्ड और साथ वाले चैप्टर से ही आया है आपके। तो एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन, वही स्वयं प्रकाश नेताजी का चश्मा, चश्मे वाले का क्या नाम था, क्या नाम था, कैप्टन, उसको कैप्टन कहते थे चश्मे वाले को। चश्मे वाले को क्या चीज बुरी लगती थी, वो नेताजी के बगैर चश्मे वाली उसको मूर्ति बुरी लगती थी। नेताजी की असुविधा को कैप्टन ने किस प्रकार दूर किया, नेताजी की असुविधा को किस प्रकार दूर किया, उसने क्या छोटी सी दुकान में मतलब वो फ्रेम लगा दिया, उसपे फ्रेम लगा के उसको क्या किया, उसकी दुविधा को दूर कर दिया, चश्मे असुविधा को दूर कर दिया। चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम क्यों उतार लेता था, जब वो बिक जाता था, वो ग्राहक आ जाता था उसे मांगने, तो उस पर जो है वो नई फ्रेम लगा देता था। अब आगे भी संस्कृत रखने वाला है, काफी इजी है। न्यूटन ने किसका आविष्कार किया, वही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का किया। भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी किससे परिचित है, इसमें दिया हुआ होगा, उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो गया। मैं कह सकता, एक आधुनिक उदाहरण ले, वह संस्कृत मानव का आज के युग का भौतिक विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही। क्या पूछा है, किससे परिचित है, गुरुत्वाकर्षण से परिचित, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान है। कहने का मतलब है कि जिससे शायद न्यूटन अपरिचित हो, ये वाला आंसर यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से विवेक से किसी प्रकार दर्शन किया, वही संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। साफ साफ आपके सामने आंसर लिखा हुआ है। फिर है ये लो, आपके जो मेरा अभी ये 10 वाला है या 9 डेट का है, उस वीडियो में ये सेम यही व्याख्या मैंने ली है। नाथ समुद्र भंजन होई के दास तुम्हारा स्टार्टिंग है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले की स्टार्टिंग ही आपको दे दी। उपर्युक्त पद्यांश के पाठ का नाम क्या है, क्या नाम है भाई इसका, तुलसीदास। और इसकी जो कविता है, जो उसमें दिया हुआ चौपाइयां, वो क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद। सेवक का क्या कार्य होता है, सेवा करना, क्या कार्य होता है उसका, सेवा करना। शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान बताया है, सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है वो। परशुराम का परिचय क्या कहकर दिया, राम ने, तो उसे आपका सेवक ही कहा कि वे वो धनुष तोड़ने वाला कौन होगा, आपका कोई सेवक ही होगा। उज्जवल गाथा कैसे कहूं, आत्मकथ्य वाला है। पंक्तियों के कवि का नाम क्या है, आत्म परिचय नहीं, आत्मकथ्य। आत्मकथ्य इसकी कविता है। क्या कवि क्या गाने में समर्थ है, अपनी गाथा को गाने में, यानी कि अपनी जो उसकी जो बायोग्राफी है, उसकी आत्मकथा को गाने में असमर्थ है। कवि क्यों जाग गया, सुख देखकर वो जाग गया। कवि को क्या नहीं मिला, उसको अपने जो है प्रियतमा उसको नहीं मिल पाई थी। फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बाल गोविंद की भगत की मृत्यु कैसे हुई। आपको पता ही है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई थी, एंड में जब उनकी पतोह तो हालांकि गई नहीं थी, लेकिन वो खरीदी बजाते गाते गाते उनकी एंड में मृत्यु हो गई थी, किसी को पता भी नहीं चला था। फिर है लेखक के सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ने उतरने से पहले से वहां बैठे नवाब साहब पर क्या प्रतिक्रिया हुई। लखनवी अंदाज के आधार पर सेकंड क्लास में चढ़ने के बाद में लेखक को क्या प्रतिक्रिया हुई थी, नवाब साहब को प्रतिक्रिया हुई थी, उसने उसको आई कॉन्टेक्ट किया और फिर उसने उसका आई कांटेक्ट करते ही उसने वापस अपना मुंह घुमा लिया था। तो इसको आप आराम से 50-60 शब्दों में लिख सकते हो। हमने हरिल की लकड़ी, गोपियों ने हरि को हरि की लकड़ी क्यों कहा है, जिस तरह से हरिल पक्षी लकड़ी को पकड़ के रखता है एनी टाइम, वैसे ही गोपियां भी क्या है, श्री कृष्ण को उन्होंने अपने मतलब पकड़ रखा था, यानी कि अपने मन में बसा रखा था। उसके अलावा उनको उद्धव का योग साधना वाला संदेश चाहिए ही नहीं था। तो आप इसमें 50-60 क्या 100 शब्दों में आप लिख सकते हो इसको आराम से। दंतरुई मुस्कान का, नागार्जुन वाली दंतरुई मुस्कान कविता है, उसका अर्थ आपको पूछा है तो सारांश आप लिख सकते थे यहाँ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कल मैंने इसके ट्रिपल स्टार लगा के 5 स्टार लगा के आपको बताया था कि निराला वाले के स्टार लगा लो,
और यही आ गया है। बस इस बार के पेपर में 2022 का पैटर्न फॉलो कर लिया, इसमें 4 नंबर को 2-2 नंबर में बांट दिया है, जबकि 2023-24 के पेपर में अथवा में ही है, प्रश्न बैंक में भी अथवा में था, लेकिन इस तरह से कर दिया। लेकिन यतीन्द्र मिश्र भी आपको याद करवाया हुआ है, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, तो यतीन्द्र मिश्र आपने कर दिया होगा। उसके बाद है आपके एक क्वेश्चन आ गया है खेदूम, यही वाला है ना, इसके आगे कवि परिचय के आगे, हाँ बिल्कुल खेदूम वाला है। खेदूम 1 किलोमीटर के एरिया के बारे में जितेंद्र यही तो क्या बताया था, क्या बताया था कि देवी देवताओं का स्थान है ना, देवी देवताओं का, देवी देवताओं का स्थान है खेदूम, ठीक है। फिर है एक अर्थ में, फिर आप उसका पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको आराम से 80 शब्दों में आप लिख सकते हो। एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। लेखक को ऐसा कब अनुभव हुआ, जब लेखक वहां पहुंचा और उसने देखा कि एक पत्थर पर मानव आकृति बनी हुई है, तब तो उसने देखा कि मानो मैं ही इसका भोक्ता बन गया, मेरे सामने वो जो दृश्य था वो एकदम साक्षात प्रत्यक्ष मेरे सामने उजागर हो गया। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, मैं लिखता हूँ पाठ के आधार पर समझाइए, हो गया। फिर है निबंध, 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ये लो, कई बार मैंने आपको आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले जब मैंने आपको प्रैक्टिस वगैरह करवाई थी। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन सबसे इजी टॉपिक, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, अनुशासन का अर्थ और आवश्यकता, अनुशासन का महत्व, अनुशासन की उपयोगिता और उपसंहार, अच्छे से आपने ये काफी अच्छे से कर दिया होगा। फिर उसके बाद है सैनिक शिक्षा की आवश्यकता। अगर आपने ये अनुशासन का महत्व कर दिया होगा तो फिर इनको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी ठीक थे। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, भाई नरेंद्र मोदी की जगह आपको दे रहे हैं और आपको अपनी कल्पनाएं लिखनी थी वहां पे कि आप क्या क्या करते हैं, तो उसके क्या दायित्व होते हैं, मैं क्यों बनना चाहता हूँ, भविष्य की योजनाएं क्या है, तो आप इसको मोदी से कोरिलेट करके आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। फिर है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना का छात्र नरेंद्र मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कई बार ये मैंने बताया हुआ है कि आपको एजुकेशनल टूर पे जाना है तो आप एक एप्लीकेशन लिखनी है, सबने यही कर दिया होगा। फिर है स्वयं को लखनऊ निवासी वंदिता मानते हुए अपने प्रिय मित्र दिल्ली निवासी रानी को अवकाश में लखनऊ भ्रमण हेतु, इसमें भी घूमने जाना है उसको एक पत्र लिखना है अपनी फ्रेंड को, तो ये भी काफी इजी था। फिर है मथुरा को स्वयं को मथुरा निवासी सुरेश मानते हुए अपनी पुरानी साइकिल की बिक्री, कल ही मैंने बताया था कि 2022 में बिक्री से रिलेटेड विज्ञापन आया, 23 में बिक्री का आया, 24 में बिक्री का आया, तो 25 में भी बिक्री के आने की चांस है। और देख लो, बेचना कुछ भी है, कार बेचो, कोई अपनी जो है फूल बेचो, चाहे अपनी रो मटेरियल से बना हुआ, वेस्ट मटेरियल से बना हुआ कोई भी सामान बेचो, बेचना है। यहाँ पर साइकिलें बेच दी है, एक विज्ञापन ऐड देना था, काफी इजी। नगर निगम हरिद्वार की ओर से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक विज्ञापन प्रारूप लिखिए, तो ये भी आपने अच्छे से कर दिया होगा। उसके बाद है बस ये हो गया इसका लास्ट, बस। तो पेपर आपने बहुत अच्छे से किया होगा, उम्मीद करती हूँ कि सबके 95 अबाउ मार्क्स तो आने ही आने हैं। गुड लक।